मतलब ऑफलाइन जैसा फील होता है कि लगता है बोरिंग लगता है, लोग अपना माइक ऑफ करके बैठ जाते हैं, और चूंकि ज्वाइन करना एक ग्राइंडिंग है, कंपल्सन है, तो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ईमानदारी से बताइएगा आप लोग। सही है सर, क्लास ऑनलाइन करने में बढ़िया है। सर बढ़िया है सर, क्लास करने में सर अच्छा लग रहा है, लग रहा है क्योंकि सर चीजें सर समझ में आ रही हैं सर। सबसे बड़ी बात ये सर, कॉन्सेप्ट मतलब लिखने के बाद, आपके क्लास करने के बाद सर अपने शब्दों में इसको सर हम लिख पा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ मतलब 2-4 लाइन है, 2-4 शब्द जिससे भी। एक्चुअली यही पढ़ाई है, पढ़ने का कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका ही यही है। देखिए किताबों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, आप इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की 4 किताबें उठाएंगे और किताब भी नहीं है आपके पास, तो जो गूगल बाबा है उनसे आप पूछेंगे तो आपको 1 सेकंड में 50,000 से ज्यादा रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। लेकिन सवाल इस बात का होता है कि जिस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को हमने समझा कितना। तो कल हम लोगों ने, अब तक हम लोगों ने 3 टॉपिक्स हैं उस पर चर्चा कर लिया है। पहला, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। दूसरा, जो अप्रोचेस हैं, पर्यावरण प्रबंधन के जो उपागम हैं, हम लोगों ने उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। तो हम लोगों ने 2 टॉपिक को क्लियर किया है। आज मैंने एक टॉपिक आपको क्लासरूम में भी डाला था, शायद मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग क्लासरूम चूंकि इंटरफेस से बाहर है और हम लोग व्हाट्सएप तो हर 3 सेकंड के बाद देखते हैं, तो लोगों ने कोशिश किया उसको देखने का। तो आप बताइए क्या टॉपिक था आज का। सिलेबस आपने देखा है? आप में से किसी भी बच्चे ने सिलेबस देखा है अपना, जो 4th यूनिट है? हम लोग थोड़ा सा गलती ये भी करते हैं कि हम लोग पढ़ते तो खूब है, लेकिन हम लोग सिलेबस को नहीं देखते हैं। तो जब सिलेबस नहीं देखते तो थोड़ी सी समस्या होती है। सिलेबस क्या था आज का, आप बताएं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या सिलेबस था आज का? Environmental dimension in planning sustainable development. थोड़ा तेज बोलो बेटा, थोड़ा सा, सर थोड़ा आवाज क्लियर नहीं हो रही सर। Environmental dimension in planning sustainable development. इन्वायरमेंटल डायमेंशन इन प्लानिंग टॉपिक से आपको कुछ समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा सिलेबस को, तो कुछ बहुत तो सोचा होगा आपने कि इसका मतलब क्या होता है। जब हम इन्वायरमेंटल डायमेंशन इन प्लानिंग या नियोजन के पर्यावरणीय आयाम की बात करते हैं, तो वहां पे इस टॉपिक को अगर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंतर्गत रखा गया है, इन्वायरमेंट प्लानिंग में रखा गया है, और ज्योग्राफी का जो हमारा इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का सिलेबस उसमें रखा गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, उससे कुछ आइडिया लगा करके आप बोल सकते हैं। तो बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए हुए किस तरह से डेवलपमेंट हम कंटिन्यू रख सकते हैं उसके बारे में। हाँ, एक्चुअली बात आप सही कह रही हैं कि हुआ है कि मैंने आपको बताया था 1889 के बाद जो मैन और इन्वायरमेंट का जो रिलेशन था, मैन और नेचर का जो रिलेशन था, उसमें मानव प्रभावी कारक हो गया। पहले डोरमेंट फैक्टर था, अब एक्टिव फैक्टर हो गया। और ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, इन्वायरमेंट को इस तरह से इस्तेमाल किया, इस तरह से प्रभावित किया कि जो नेचुरल होम्योस्टेसिस थी इन्वायरमेंट की, वो खत्म होने लगी। पर्यावरण की जो अपनी खुद की अंतः नियामक क्रियाविधि थी। आपने होम्योस्टेसिस के बारे में आप जानते हैं क्या होता है? कोई भी नेचुरल इन्वायरमेंट हो, चाहे वो जलीय वाटर ओशिनिक इन्वायरमेंट हो, चाहे लैंड का इन्वायरमेंट हो, उसकी एक होम्योस्टेसी होती है, यानी उस वहन क्षमता के अंतर्गत
अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है तो अपने आप वो रिकवर कर लेता है। जैसे हमारी बॉडी है, हमको बुखार आता है और अगर हल्का बुखार होता है तो हमारी बॉडी 1-2 दिन के बाद, अगर हमको थोड़ी बहुत दवा मिलती है, हम पैरासीटामोल ले लिया आपने, तो हमारी बॉडी क्या करती है, रिकवर कर लेती है अपने आप को। जैसे आपने देखा होगा कि नदियों में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट के अलावा घर का अगरबत्ती डाल दी जाती थी, पहले फूल पत्ती पौधे डाल दिए जाते थे, उसके अलावा वनस्पतियां सड़ती थी, गलती थी उसमें, और उसके बावजूद भी नदी स्वच्छ रहती थी। लेकिन 1889 के बाद जो रिलेशन था मैन एनवायरमेंट का, उसमें होमोस्टेसी में परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन ये हुआ कि अब प्राकृतिक कारकों के अलावा कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट डेवलप हुए, कुछ ऐसे परिवर्तन डेवलप हुए जिन्होंने हमारे पर्यावरण को क्या किया, इस तरह प्रभावित किया कि अब होमोस्टेसी डेवलप नहीं हो पा रही थी, एनवायरमेंट हमारा खुद को रिकवर नहीं कर पा रहा था। तो विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, डेवलपमेंट और प्लानिंग एक अनवरत प्रक्रिया है, और विकास कितना बेहतर तरीके से किया जा सकता है, इसी के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। मैंने बताया था कि मैनेजमेंट और प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो भी विकल्प उपस्थित होते हैं, हमारे पास जो भी अल्टरनेटिव्स होते हैं, उन सभी अल्टरनेटिव्स में जो बेस्ट आउटफिट होता है हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। शिखर यादव ने हाथ उठाया, कुछ पूछना है क्या? शैलेश कुमार यादव ने अपना हैंड रेज किया, क्या बेटा कुछ पूछना है? ये अपने आप ऐसे ही हो गया? तो मैं कह रहा था कि होम्योस्टेसी में परिवर्तन हुआ और मानव और प्रकृति के मध्य संबंध कुछ ऐसे हो गए कि प्राकृतिक पर्यावरण अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा था। और इसके लिए जब इंटरनेशनल लेवल पे और कुछ विशेष देशों में जब पता चला कि पर्यावरण, हम कोई भी प्लानिंग करें और प्लानिंग अगर हमने किया है तो उस योजना का, उस प्लान का हमारे आसपास का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, हमारा जो आसपास का जो प्राकृतिक पर्यावरण है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अगर बुरा प्रभाव पड़ेगा, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के नेचुरल एलिमेंट प्रभावित हो रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तो उसको किस प्रकार से न्यूनतम किया जा सके, इसकी प्लानिंग करने के लिए या इन सब चीजों के लिए इन्वायरमेंटल डायमेंशन को प्लानिंग के अंतर्गत रखा गया। और इसकी शुरुआत, जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये मेरा कर्सर दिखाई पड़ रहा है आपको, यूएसए में एक एक्ट बनाया गया, नेपा जिसको कहा गया, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट 1969 में। वहां से इन्वायरमेंटल डायमेंशन इन प्लानिंग की शुरुआत होती है। और इसी के आधार पर 1972 में यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस की थी ह्यूमन इन्वायरमेंट पर 1972 में, और वो कहां पर हुई थी, स्टॉकहोम में। वहां पर प्लानिंग के इन्वायरमेंटल डायमेंशन पर प्रस्ताव पारित किए गए, और इसके आधार पर हम लोग, या 1972 के बाद पूरी दुनिया में, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में, जब भी कोई प्लान बनाया गया, जब भी कोई योजना बनाई गई, तो उस योजना के पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकते हैं, उस योजना को लागू किया जाएगा तो किस, लागू करते समय किस स्तर तक प्राकृतिक पर्यावरण प्रभावित होगा, और उसके बाद उस योजना को लागू करने के बाद हमारे प्राकृतिक पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में एक आकलन किया गया। या आकलन करने का एक सिस्टम डेवलप किया गया, और इसी को हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल डायमेंशन इन प्लानिंग, या नियोजन के पर्यावरणीय आयाम। ये बात आपको इतनी सब बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई, कि जो हमारा ये टॉपिक है, इस टॉपिक को क्यों रखा गया और इस टॉपिक का मतलब क्या था? मतलब ये था कि पर्यावरण पर जो प्लान बनाए जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में बनाए जा रहे हैं, चाहे वो यूके में बनाए जा रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बनाए जा रहे हैं, चाहे वो जापान में बनाए जा रहे हैं, चाहे वो कनाडा में बनाए जा रहे हैं, चाहे वो भारत में बनाए जा रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका में बनाए जा रहे हैं, उन नियोजन के जो प्लानिंग बनाई जा रही है, जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, जब उसको ग्राउंड लेवल पे लागू किया जाएगा तो उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और उन प्रभावों का आने वाली इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाले ह्यूमन बीइंग पे प्रभाव क्या पड़ेगा, इन तमाम चीजों का अध्ययन जो किया गया,
या अध्ययन करने की जो कॉन्सेप्ट आई उसी को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल डायमेंशन इन प्लानिंग, जो कि हमारा अगला टॉपिक है जिसको हमको अध्ययन करना है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आएगी नहीं आई? यस देखिए आप सर। लोग पीछे से बोलते रहिए। साउंड ब्रेक हो रहा है क्या मेरा? शैलेश जी अपना कनेक्शन चेक कीजिए, आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी। क्यों, क्या साउंड ब्रेक हो रहा है भाई? अखिलेश यादव जी, आवाज रुक रुक के आ रही है सर, आवाज मतलब सर कट रही है कभी कभी। आवाज कट रही है मेरी? एक सर मिनट फिलहाल सही है सर इसके। बीच बीच में कनेक्शन इंटरप्ट हो जा रहा है। एक मिनट रुकना जरा। यस सर। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना जरा। अब ठीक है? अब मेरी बात वॉइस आ रही है ना सही बिल्कुल? यस सर। यस सर। तो अभी तक जितनी मैंने बातें आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। हम लोग ऐसा करेंगे कि अभी 40 मिनट का ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग फिर ज्वाइन करेंगे। आप लोग जाइएगा मत। स्क्रीन यस पे सर। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ सर। हाँ, आप लोग जाइएगा मत। एक बार हम लोग फिर ज्वाइन करेंगे, जो हम कंक्लूड कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग जो है क्लास को खत्म कर देंगे। तो ये बात आपको समझ आए कि हम जो पर्यावरणीय आयाम की बात करते हैं, नियोजन के प्लानिंग के जो इन्वायरमेंटल डायमेंशन की बात करते हैं, उसका मतलब ये था और ये कॉन्सेप्ट आई कहाँ से। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? सर अगर नॉर्मली सर अगर ये क्वेश्चन होता है कि मतलब पर्यावरण नियोजन कहते किसे हैं, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण जो प्लान बनाए जाते हैं उसको जब जमीनी स्तर पे हम लागू करते हैं तो उससे पर्यावरण या मतलब आने वाले मतलब ह्यूमन बीइंग पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का अध्ययन जिससे शुरू करते हैं, इसी को मतलब नियोजन करते हैं। हाँ, पर्यावरण मतलब जब कोई भी प्लान हम बनाते हैं और उसको लागू करते हैं तो उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यस सर। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक नदी घाटी परियोजना बनाई, ठीक है, और नदी घाटी परियोजना बनाई तो कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूट की जाएगी, और जब वो यस सर। एग्जीक्यूट की जाएगी तो कोई ना कोई एरिया को कवर करेगी। तो उस क्षेत्र पर, उस स्पेसिफिक एरिया में वहां का फ्लोरा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फाना पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वहां का जो क्या बोलते हैं मानव समुदाय है जो वहां पे सदियों से रहते आ रहे हैं, वहां पर हैबिटाट है उनका, उनका उस जमीन के साथ जुड़ा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्तमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, और लागू होने के बाद भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। दो चीजें हमको देखनी है कि जब हम प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब हम प्लान को लागू करने के बाद 10 साल बाद, 5 साल बाद और समस्याएं क्या आ सकती हैं, इन सभी का अगर हम एक आकलन करेंगे या उस पर विचार करेंगे तो उसी को हम बोलते हैं नियोजन के पर्यावरणीय आयाम। और इसके अंतर्गत हम लोग जो बात करते हैं वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करते हैं, पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन। आप लोगों ने सुना होगा ना पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA। और मैंने पहले ही बताया कि जब हम पर्यावरणीय या क्या बोलते हैं नियोजन के पर्यावरणीय आयाम की बात करते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने जा रहे हैं, EIA करने जा रहे हैं। एक मिनट। हेलो, यस सर। तो स्क्रीन मेरी आपको शेयर हो रही है?
तो हम जो हमारा जो इस टॉपिक के अंतर्गत हमको मुख्य रूप से अध्ययन करना है, दो चीजों का अध्ययन करना है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो जनरल मैथोडोलॉजी है, जो उसकी सामान्य संकल्पना, उसके बारे में अध्ययन करना है, और उसी की एक विशेष उसका मेथड है जिसको हम बोलते हैं लियोपाल्ड मैट्रिक्स। सुना है आप लोगों ने लियोपाल्ड मैट्रिक्स? आइए, आवाज आ रही है ना मेरी? नो सर, नहीं सुना। नहीं, आवाज तो आ रही, सुना नहीं है लियोपाल्ड मैट्रिक्स के बारे में, लेकिन आवाज तो मेरी आ रही है ना? जी Yes, जी sir. सर। देखो, आप लोग बिल्कुल अपना जो है थोड़ा सा शांति से बैठ जाइए, लेकिन माइक को ऑन रखिए, क्योंकि जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे बेटा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ या क्लास में बात कर रहा हूँ। तो हम लोग जो हमारा जो अब इस टॉपिक है उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब देखो, आप लोगों ने स्क्रीन पे कुछ पढ़ा होगा, कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. क्या पढ़ा है, कुछ दिखाई पड़ा आपको? इसको पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय EIA? मैंने पहले ही आपको बताया था कि पर्यावरणीय चिंतन से मतलब यह हुआ कि योजना के क्या प्रभाव हो सकते हैं, और इन प्रभावों का आकलन करने का जो सिस्टम है। मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में हम किसी एक योजना को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जैसे भारत में आज से लगभग 2001-2002 के बीच दो योजनाएं ऐसी थी जिन पे बड़ा विवाद हुआ था। एक टिहरी बांध परियोजना थी और दूसरी योजना कौन सी थी? सरदार सरोवर। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? जी सर, सुना। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिन जिन एरियाज में हैं, वहां के लोगों ने भी उसका बड़ा विरोध किया। यस सर, सुना। तो ये तमाम योजनाएं थी और देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक थी। टिहरी बांध परियोजना लगभग 2400 मेगावाट की परियोजना थी, और उस योजना से नॉर्थ इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से को बिजली प्राप्त हो रही है। और जिस समय उस योजना को लागू किया गया, पर्यावरणविदों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया गया। यही स्थिति सरदार सरोवर बांध परियोजना के साथ भी थी, और यही स्थिति जो है, जो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए गए थे, उनके साथ भी थी। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो योजना है या कोई भी योजना किसी देश में अगर लागू की जा रही है, तो EIA का मतलब ये हुआ कि जब हम योजना को लागू कर रहे हैं, तो लागू करने के समय उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ना है, और लागू होने के बाद उसका क्या प्रभाव पड़ना है। अगर इस पूरी प्रक्रिया को, यानी लागू योजना क्या है, योजना को लागू करने के समय पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ेंगे, और योजना को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेंगे, अगर इन तीन चीजों का अध्ययन किया जा रहा है और एक सिस्टम के अंतर्गत, एक मैकेनिज्म के तहत सरकार के द्वारा अध्ययन करवा करके उसका आकलन किया जा रहा है, तो इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, या पर्यावरणीय प्रभाव या अधिप्रभाव आकलन। क्या बोलेंगे इसको? पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन। और स्पेशली एक कॉन्सेप्ट दी गई थी UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। लेकिन कॉन्सेप्ट की शुरुआत कहां से हुई थी? USA में हुई थी, जब 1969 में नेपा नाम का एक एक्ट वहां पे लागू किया गया। यहां तक आपको समझ में आ गई बात कि हम लोग EIA का मतलब ये हुआ कि किसी भी योजना को या किसी भी नियोजन को, किसी भी प्लानिंग को किसी क्षेत्र विशेष में अगर लागू किया जा रहा है, किसी देश विशेष में लागू किया जा रहा है, किसी रीजनल स्पेसिफिक आइडेंटिटी वाले रीजन में अगर उसको लागू किया जा रहा है, तो लागू करते समय उसके क्या पर्यावरणीय प्रभाव होंगे, और लागू करने के बाद उस क्षेत्र विशेष पर उसके क्या पर्यावरणीय प्रभाव होंगे। अगर इन सभी का आकलन योजना को एग्जीक्यूट करने के पहले ही करवा लिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन।
यहाँ पे किसी को समझने में दिक्कत है कि EIA का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय EIA, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट या पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन? अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप एक बार पूछ सकते हो कि जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब तक फिर आप तोते की तरह याद करते रहोगे चीजों को। एक किताब सर एक बार सर फिर से सर बता दीजिए। एक बार फिर से बता दें, ठीक है? यस सर। EIA का मतलब होगा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी पर्यावरण के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन, मीन्स होता है आगणन या उसकी गणना करना या उसका मेजरमेंट करना। किसी भी योजना को लागू करने के पूर्व, योजना को लागू करते समय और योजना को लागू करने के बाद जिस क्षेत्र में वो लागू की जा रही है उस क्षेत्र पर, उसके पर्यावरण पर योजना के पड़ने वाले प्रभावों का अगर आकलन कराया जा रहा है, उसकी गणना कराई जा रही है, उसका साइंटिफिक मेजरमेंट कराया जा रहा है, तो इस पूरी प्रक्रिया को EIA या इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट या पर्यावरणीय प्रभाव या पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन कहा जाता है। इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग प्रयागराज में रहते हैं, ठीक है? और प्रयागराज में कोई एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं कि हम लगाने जा रहे हैं। हम झूसी क्षेत्र में, झूसी औद्योगिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक EIA कराएगी, एक इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कराएगी कि जिस समय हम इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगा रहे हैं तो क्या पर्यावरण के नुकसान होने के कोई खतरे हैं कि नहीं है? क्या ये सिस्मिक जोन में तो नहीं है कि कल को कोई बड़ा सा भूकंप आए और न्यूक्लियर पावर प्लांट में दरार पड़ जाए और रेडिएशन फैल जाए? न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो कच्चा माल प्राप्त होगा वो लाने में या उसको स्टोरेज करने में पूरे सेफगार्ड्स यहाँ पे उपलब्ध है कि नहीं है? उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए जो हमको टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए, जो तकनीकी सहयोग चाहिए, तकनीकी हाथ चाहिए, क्या वो यहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उससे जो वेस्ट निकलेगा उस वेस्ट को मर्ज करने के लिए, उस वेस्ट को उसका मैनेजमेंट करने के लिए क्या मैकेनिज्म इस पूरे एरिया में है कि नहीं है? और इन तमाम प्रक्रिया में जो रेडिएशन निकलेगा उसका उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले लोगों के जीवन शैली पर या जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर इन सभी चीजों का एक साइंटिफिक असेसमेंट कराया जाएगा तो इस पूरी प्रक्रिया को EIA कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। आकलन मीन्स होता है उसके बारे में अनुमान लगाना। प्रभाव का मतलब होता है उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और पर्यावरण का मतलब उस क्षेत्र विशेष के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जाएगा एक साइंटिफिक मेजरमेंट के माध्यम से, एक साइंटिफिक पैनल के माध्यम से। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहेंगे EIA, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। समझ में आई बात दीक्षाल पांडे? समझ में आ गया। क्या समझ में आया सर, बताओ भाई। आ गया। हमको नहीं समझ में आया, हमको समझाओ आप। जब भी कोई योजना बनाई जाती है उससे पहले जहाँ पे उस योजना को सर लागू करना है वहाँ पे सर उपस्थित मतलब इस बात का आकलन किया जाएगा कि वहाँ पे जब लगाएंगे तो उसका क्या प्रभाव और दुष्प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पे मतलब सर हर उसको लगाने के लिए सर हर तरह से मतलब जो उसकी सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है सर। हाँ, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे EIA, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ठीक है, मतलब इसका मतलब आप लोगों को मेरी बात समझ। हाँ सर, इसको सर्वे भी कह सकते हैं। नहीं, सर्वे अलग चीज हो गई। सर्वे में मालूम क्या होता है? सर्वे में हम केवल डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे हमको पता करना है कि यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, ठीक है? तो सर्वे में क्या करते हैं? केवल प्राथमिक डेटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन असेसमेंट का मतलब होता है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ना है, उसका प्रभाव क्या पड़ना है। सर्वे इस बात पे करा सकते हैं कि कितने लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ये प्लान एग्जीक्यूट किया जाए और कितने लोग चाहते हैं नहीं किया जाए, इसका करवा सकते हैं। लेकिन वास्तविक में वहां पर रहने वाले कितने लोगों पर क्या प्रभाव पड़ना है उसका अगर आकलन कराएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? EIA बोलेंगे। सर्वे
इनिशियल स्टेज की चीज है। EIA के लिए आपको सर्वे कराना पड़ेगा, लेकिन जो सर्वे की फाइंडिंग्स निकलेंगी उसको हम क्या कहेंगे, EIA बोलेंगे, उसको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बोलेंगे। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। आयुषी बेटा आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नो सर। मीडियम की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, सर एडजस्ट हो जा रहा है। एडजस्ट हो जा रहा है। चलिए ठीक है। एक्चुअली होता है ना कि हिंदी बेल्ट में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को एडजस्ट होना पड़ता है, और इंग्लिश बेल्ट में हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एडजस्ट होना पड़ता है। ठीक है, बाईलिंगुअल होने का यही फायदा है। तो यहाँ तक हमको अब समझ में आ गया कि EIA का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाई EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को समझने के पहले 3 टर्मिनोलॉजी है, 3 परिभाषिक शब्दावली है जिनको समझना पड़ेगा। पहला क्या है, पढ़ के सुनाओ कोई एक बच्चा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। हाँ, पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ रहा है। देखिए, पर्यावरणीय अधिप्रभाव। हाँ, असेसमेंट आप करो चाहे ना करो, उसका आकलन करो चाहे ना करो, समझ रहे हैं। अगर आपने ईंट का भट्ठा कहीं पर खोला है, लगाया है, और उसकी चिमनी की हाइट थोड़ी डाउन है, आपने देखा पहले ईंट के भट्टों की चिमनियां बहुत कम हाइट पे हुआ करती थी, अब उनकी हाइट काफी बढ़ा दी गई है। क्यों बढ़ा दी गई है? प्रदूषण की वजह से। प्रदूषण अपर एटमॉस्फेयर में निकल जाए, वो एक चूल्हे की तरह निकल जाए, हमारा जो लोअर इन्वायरमेंट है वो प्रभावित ना हो, इसके लिए उसकी जो है क्या की गई है, हाइट बढ़ा दी गई। इसलिए उसकी हाइट बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो पर्यावरण का प्रभाव तो पड़ ही रहा है, भले हम उसका जो है आकलन करें ना करें। बात समझ आ गई ना? तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का मतलब हुआ कि जो भी योजना किसी भी क्षेत्र में लागू की जा रही है तो उसके कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आप ये मान लो कि मानव अगर नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ कोई भी क्रियाकलाप करेगा और अगर उसकी होम्योस्टेसी के बाहर है, नॉन नेचुरल एलिमेंट है, तो उस पर उसका पर्यावरण पे बुरा प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। प्राकृतिक पर्यावरण पे उसका जो है बैड इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। जब भी आपकी क्लास बंद हो जाए तो आप तुरंत रिकनेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, मैं तुरंत कर दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि आज इस टॉपिक को, क्योंकि आप लोगों ने बताया कि 3 से आपका एग्जाम है ना? यस सर। हाँ, तो मेरा मकसद है कि कम से कम चूंकि अगर सर ने मुझे टॉपिक दिया है पढ़ाने के लिए, यूनिट दिया है, तो हम लोग 3 तारीख तक लगभग चीजों को कवर कर लें। अभी मैं इसका रिटन नोट्स भी डाल दूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, चीजों को समझ लीजिए, मैं रिटन जो है मटेरियल डाल दूंगा। बाकी आप लोग, मैंने पहले ही बताया कि जब तक आप खुद से लिखने की कोशिश नहीं करोगे, खुद से समझने की कोशिश और खुद को अभिव्यक्त करने की कोशिश नहीं, एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं करोगे अपने विचारों को, तब तक आपके पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। केवल परीक्षा पास कर लेने से आप ज्योग्राफी के मास्टर नहीं हो जाओगे, क्योंकि अब आप मास्टर डिग्री लेने जा रहे हो। तो मास्टर बनने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा, और जब तक आप चिंतन नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, आपको भूगोल नहीं आएगा। आपको भूगोल के फैक्ट आ जाएंगे, लोहा कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, गद्दी कहाँ पाए जाते हैं, कज्जाक कहाँ पाए जाते हैं, आप रट तो लोगे लेकिन भूगोल नहीं समझ पाओगे। तो पहला जो हमने बात कही, जो हमारा पारिभाषिक शब्दावली है, वो है पर्यावरणीय अधिप्रभाव या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। दूसरा क्या है? पर्यावरणीय अधिप्रभाव कथन से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। कुछ सामान्य बातें कही जाएंगी। मान लीजिए जो पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहा है, कहा जाएगा कि जो है, जैसे मान लीजिए हम एक मोटा सा उदाहरण लेते हैं कि किसी स्थान पर एक सूती वस्त्र का कारखाना या कॉटन मिल लगाई जा रही है, तो एक सामान्य कथन कहा जाएगा कि इससे जो केमिकल निकले गए, उससे क्या होगा, नदियां और यहाँ का जो वाटर लेवल है, वाटर बॉडी जो प्रभावित होंगी। तो ये सामान्य सा कथन हो गया, इस पर हमने कोई असेसमेंट नहीं किया, लेकिन हमको पता है कि अगर इस स्थान पर एक कॉटन मिल खोली जाएगी तो उससे जो वेस्ट निकलेगा, उससे जो गंदा पानी निकलेगा, कलरफुल पानी निकलेगा,
वो आसपास की वाटर बॉडीज को क्या करेगा, पॉल्यूटेंट करेगा ही करेगा। इसके लिए कोई साइंटिफिक असेसमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, वो किस लेवल तक करेगा और उसके जो है मेजरमेंट करके उसको कितना कम किया जा सकता है, उसके इम्पैक्ट को कितना रिड्यूस किया जा सकता है, ये तो EIA में होगा। लेकिन जो सामान्य कथन होगा कि उससे प्रभावित होगा ही होगा। तीसरा क्या है? सर पर्यावरणीय अधिप्रभाव आंकलन। जो हम अभी बात कर रहे थे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो हम बात कर रहे थे, कि हम साइंटिफिक तरीके से सभी जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करेंगे, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, संभावित प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अभी हम लियोपाल मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे कि लियोपाल महोदय ने कैसे जो है उसके असेसमेंट के लिए एक साइंटिफिक तरीका उन्होंने खोजा। तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा, उसका जो आकलन करने की जो पद्धति होगी, इसको जो है EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात कही जाएगी। तो यहाँ तक हमने पहले समझा कि इन्वायरमेंटल डायमेंशन माने प्लानिंग में क्या है, फिर दूसरा हमने EIA की बात समझी, और हमने जो EIA की जो 3 तकनीकी शब्दावलियां हैं, जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, हमने उनको समझा। यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो कि सर ये बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप पूछ सकते हो। देखो, आप एक बात समझना, मैं इसलिए बार बार ये नहीं कहता कि आप पूछ सकते हो, मुझे लगता है कि आप पूछोगे तो मुझे, आप पूछोगे, अगर आप पूछ रहे हैं तो इसका मतलब आप सोच रहे हैं, उस आप हमारी बात को आप गंभीरता से समझ रहे हैं। और आप नहीं समझ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल ना पूछना, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैं आपको बता रहा हूं आपको 100% ही आता है। सामान्य सा नियम है कि जितना भी चीज हम आपको बताते हैं उसका 40% तो तुरंत ही गायब हो जाता है, फिर 60% आप 10-15 मिनट तक आपके दिमाग में 60% होता है, और कल तक वो भी चला जाएगा। केवल 2 या 4 बातें मेरी होंगी जो आपके जहन में होंगी। बात समझ आ गई? तो जितना भी आप पूछोगे, जितना सोचोगे, उतना ही आपके जो है चीजों को आप आत्मसात कर पाओगे, उतना चीजों को आप ग्रहण कर पाओगे। इसका मतलब सब चीज सबको समझ में आ गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो, एक चित्र मैंने बनाया है। सर हाँ, पूछिए। जो सेकेंड वाला सर, ये पर्यावरणीय अधिप्रभाव कथन, इसमें सर सामान्य बातें कही जाएगी कि उसका हल्का फुल्का प्रभाव पड़ेगा, इसमें साइंटिफिक नहीं होगा। हाँ, इसके साइंटिफिक नहीं हुआ, सामान्य सी बात है। कोई भी आप गांव के चलने वाले व्यक्ति से भी पूछ लोगे कि आपके बगल में टेनरी खोली जा रही है कि भैया वो टेनरी से जो गंदा पानी निकले ना, उसे हमारा तालाब गंदा हो जाइए, उसे हमारा जो है नल गंदा हो जाइए, यही बोलेगा ना वो। उसके लिए किसी भी टेक्निकल, उसके लिए किसी टेक्निकल असेसमेंट की जो है कोई बात नहीं होगी। नहीं है। यस सर। कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब आप? सर मऊ से। अच्छा, मऊ के हैं। अच्छा, इलाहाबाद में इधर पूर्वांचल पूरा जो है काफी बच्चे हैं पूर्वांचल के। मैं भी इलाहाबाद में ही रहा हूँ, PG हमारा यूनिवर्सिटी से ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, EIA का जो एक सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, पिक्चर आपको क्लियर हो रहा है? बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है? यस सर। Yes, sir. अगर आप, मैंने बताया कि अगर आपको EIA को लिखना है, ठीक है, और 100 शब्दों में, 150 शब्दों में अगर आपने आप अपनी बात कहनी है, तो एक डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं, वेन ही तो बोलते हैं ना। यस सर। वेन डायग्राम ही बोलते हैं ना। स्टैटिक्स वाला कोई है? यस सर। ये एक वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम। हाँ, तो वेन डायग्राम में हर चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और ये सभी चीजें किससे इंटर रिलेटेड? EIA से। जैसे स्टेक होल्डर होगा, इंपावरमेंट होगा, अवेयरनेस, इन्वॉल्वमेंट, विजनिंग, इन्वायरमेंटल कैपेसिटी, एक्सेस, पर बहुत सारी चीजें मिला करके EIA का निर्माण करती हैं। और इसको बहुत ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको ये स्लाइड मैं प्रोवाइड भी करा दूंगा, मैं आपको PDF में भेज दूंगा, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। मैं इस पे मटेरियल भी उपलब्ध करा दूंगा। तो इन तमाम चीजों को जोड़ने के बाद, इन तमाम जो है प्रोसेसेस को, जो फ्लो प्रोसेस है EIA का, उनको जोड़ने के बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का पूरा सिस्टम या पूरा मैकेनिज्म डेवलप होता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि
हमने EIA की इतनी बातें तो कर ली, इसकी आवश्यकता क्यों है? Why do we study about EIA, Environmental Impact Assessment? क्योंकि आप तो समझिए कि किसी क्षेत्र में किसी उद्योग को लगाना है, और अगर आपने EIA किया तो EIA हमेशा अगर ईमानदारी से किया गया है तो निगेटिव ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कभी भी आप किसी भी नेचुरल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करोगे और उसकी होम्योस्टेसिस से उसकी जो वहनीय क्षमता है उससे ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, तो उस प्राकृतिक पर्यावरण को पॉल्यूटेंट होना ही होना, उसमें पॉल्यूशन होना ही होना। 1 मिनट बचा है, अभी क्लास बंद हो जाएगी तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो EIA की आवश्यकता क्यों है? Why do we need environmental impact assessment? और इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको रटने की जरूरत है, जो आपको याद करने की जरूरत है। सामान्य सी चीजें आप अपने आप से भी फैक्ट को, तथ्यों को, पॉइंट्स को डेवलप करके लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने कोई जो है किसी बुक का ही आपको लिखना है कि नहीं उसमें ये लाइन लिखी थी तो हमको वर्ड टू वर्ड ही लिखना है। आपको चीजें खुद से डेवलप करनी है, अपने विचार को डेवलप करना है, बस जो मौलिक बातें हैं वो होनी चाहिए, आप थीम से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो पहला क्या लिखा हुआ है? सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया? नौ लोगों ने ज्वाइन किया था, कितने लोग आ गए? 4 लोग। 4 लोग आए अभी। वेट कर लें थोड़ा सा। यस सर। डेटा पैक तो नहीं खत्म हो गया लोगों का? नहीं सर। क्योंकि अब जितना मनुष्य की डेटा की आवश्यकताएं हो गई हैं, 2 GB का डेटा पैक कम पड़ने लगा है। सर अब सर रिचार्ज कर लेगा तुरंत सर ना, 15 रुपए का जियो पैक। अब स्टूडेंट लाइफ कह रहा है ना सर अब तो बिना वाईफाई के काम ही नहीं चलते। हर समय की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, और आज के समय की समस्या ये है कि डेटा का होना एक बहुत बड़ी, या डेटा का ना होना एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। कितने लोगों ने ज्वाइन किया? 9 लोगों ने, हो गए, एक बचा है अभी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, आप लोग बताइए कि इसकी आवश्यकता क्यों है। किताबों को सब किनारे रख दीजिए, जहां पे हमारे विचार थोड़ा सा गड़बड़ाएंगे वहां पे हम किताबों का इस्तेमाल कर लेंगे। यस सर। क्यों आवश्यकता है? सर योजना को सर लगाने से पहले सर उसके दोनों पक्ष को जानना जरूरी है कि सर उसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव कितना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उस योजना का, बैलेंस। हाँ आयुषी बोलो। सर कोई मैसेज कर रहा है सर, अलाउ मी ज्वाइन के लिए सर ग्रुप में। अच्छा, क्या लगा तो रखा है? 1 मिनट, 1 मिनट। वेटिंग रूम तो मैंने नहीं किया। अरे फिर से करें। वेटिंग रूम इनेबल नहीं है। आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया, मैंने वेटिंग रूम को खोल के रखा है। लिख दीजिए ज्वाइन कर ले। वेटिंग रूम इनेबल नहीं है, डिसेबल है। तो
ज्वाइन कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बताइए कि पहला ये हुआ, पहला जो बात हुई कि निगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो जो पार्टिकुलर प्लान लागू किया जा रहा है वो एरिया के लिए बून होगा या बेन होगा, इसका अध्ययन या इसका जानना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है? आयुषी आप कुछ बोल रही थी? You want to- नहीं सर, मैं नहीं बोल रही थी, कोई और बोल रहा था सर। विवेक पांडे ज्वाइन कर रहे हैं। अभिषेक सिंह आप बताइए और क्या होगा, क्यों EIA करना चाहिए? बड़ा खर्च लगता है, एक कमेटी बनानी पड़ती है, हो सकता है कि वो ये कह दे कि योजना को लागू ही नहीं किया जाए। सर वहाँ पे सर रहने वाले लोगों के ऊपर सर भी इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब रहन सहन, उनके खान पान, उनके तमाम संस्कृति पे भी तो सर मतलब योजना लागू करने से हाँ, पहले सब जानना जरूरी है। एक ओवरऑल जो पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या पड़ रहा है। दूसरा ये है कि मान लीजिए कोई अगर निगेटिव इम्पैक्ट है तो इसी के बाद की जो अगली स्टेज उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, सतत एवं निर्वहनीय विकास। कि मतलब अगर कोई निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक फैक्ट्री खोली कॉटन टेक्सटाइल की, और उसका जो पानी निकालने के लिए, क्योंकि वहां से केमिकल वाटर का वहां निकल रहे हैं, गंदा पानी जो है निकल रहा है, तो उसके लिए हमने एक वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान लगा दिया वहां पर। एक नानी। और जब वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान लगा दिया तो क्या हुआ? क्वेश्चन भी नहीं सही सुन सकते। वही बोलना चाह रहा है कि आपस में बात कर रहा है। तो जब हमने वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया, वो क्या बोलते हैं, प्लांट लगा दिया, तो जो गंदा पानी था वो छन करके वाटर रिसोर्सेज में जाकर या वाटर सोर्सेज में जाकर के इम्प्लांट हो रहा है, तो उससे जो है जो उसका जो बैड इम्पैक्ट था, उसका जो लिमिटेशन थी वहां पे उसको खत्म कर दिया गया। या फिर मान लीजिए कि कहीं पर हमने जो है, और क्या हो सकता है, जैसे टिहरी बांध परियोजना मैंने आपको बताया था, तो टिहरी में जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल ये उठाया कि लाखों प्लांट्स हैं यहाँ पर, और अगर इस पूरे एरिया को वाटर से क्या बोलते हैं रिकवर किया जाएगा, पानी भरा जाएगा, तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे और एक बहुत बड़ा फ्लोरा और फाना का हमको नुकसान होगा। तो उसके एवज में उस जलाशय के आसपास लाखों पेड़ पौधे लगाए गए, तो वहां का जो इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस था, जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस तुरंत हुआ था, 10 साल से 5 साल में वो रिकवर हो गया। इसलिए भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है कि इसके जो बैड इम्पैक्ट्स हैं, इसके जो आउटकम्स जो अच्छे नहीं होने वाले हैं, उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, उनको सस्टेनेबल कैसे बनाया जा सकता है। मान लीजिए हम किसी योजना को लागू करने की बहुत सारी चीजें तो आपको दिखाई पड़ रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रभाव होंगे जो दिखाई ही नहीं पड़ेंगे, तो उनका क्या प्रभाव हो सकता है, और उन प्रभावों को या जो कुप्रभाव हैं, जो उसकी लिमिटेशंस हैं, उनको कैसे सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, इसके लिए भी EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा चीज है जो आप लोगों को बताने की जरूरत है। और आप लोग बताइए, इसमें मैंने 4 पॉइंट लिखे ही हैं, एक बार इसको आप देख सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं आपको, आप खुद पढ़ करके भी समझ सकते हैं, या कोई पॉइंट जो है आपको समझ में ना आ रहा हो तो उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो मुझे लगता है ये बात आपको सब कुछ समझ में आ रही है। हम लोग आगे बढ़े। यस सर। सर लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा ट्रांसलेट कर दीजिए। लास्ट वाला जो पॉइंट है, यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित विकास योजना पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ हो और पारिस्थितिकी तंत्र की वहन और पुनर्जनन क्षमता के भीतर रहे। जो मैंने आपको पहले ही पॉइंट बताया था कि जो होम्योस्टैसी है इन्वायरमेंट की, जो रिजनरेशन कैपेसिटी है इन्वायरमेंट की, उससे बाहर ना जाए, उसकी लिमिट के अंदर ही रहे। इस प्रकार का परिवर्तन ना हो जाए कि वहां की पूरी पारिस्थितिकी ही बदल जाए, वहां का पूरा इकोसिस्टम ही बदल जाए। बात समझ में आ गई?
क्योंकि किसी भी स्थान विशेष की इकोलॉजी और वहां का जो इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करके अगर विकास किया जा रहा है तो वह विकास नहीं विनाश कहा जाएगा। तो विकास की लिमिट्स ऑफ जब ग्रोथ की बात हम करते हैं, लिमिट्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर ईआईए की ही बात आती है कि हम किसी भी इन्वायरमेंट को, इकोलॉजिकल सिस्टम को, इकोलॉजी को उसी हद तक डिस्टर्ब करें ताकि वो रिजनरेट कर सके। पौधे को अगर काट रहे हैं तो अगर आपने उसको जड़ से काट दिया तो रिजनरेट नहीं करेगा। अगर आपने उसके कुछ पत्तियां और तने को काटा तो साल भर बाद फिर से वो हरा भरा हो जाएगा। तो हमारा इकोसिस्टम भी ऐसे काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, टिहरी का उदाहरण दिया कि भले ही वहां पर जो वाटर लॉग्ड एरिया है, जो वाटर लॉगिंग एरिया वहां का डेवलप हुआ, वहां से पेड़ पौधे वहां से उनका नुकसान हुआ, लेकिन उसके आसपास एक बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट का डेवलपमेंट किया गया। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो नेशनल हाईवेज NHI बनाती है उसके आसपास एक बड़ी ग्रीन बेल्ट का डेवलपमेंट किया जाता है, एक बड़ी ग्रीन बेल्ट बनाई जाती है। वो EIA का ही हिस्सा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का हिस्सा है कि जब हम सड़क बना रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बना रहे हैं, तो हम बहुत सारे पेड़ पौधों को काट रहे हैं और उसके एवज में उसके किनारे जो है हम लोग जो है इतने पौधे लगा रहे हैं। बात अलग है कि वो पौधे जानवर खा जाते हैं और सड़कें बिल्कुल सूनी रह जाती हैं। उस पर ये भी हमको सर जैसे मान लीजिए रोड बनाने से पहले भी तो सर अगर हमें इसमें से मतलब EIA कराया जाता होगा सर, यहाँ पे भी मतलब तमाम जैसे हाँ EIA करा जाता है। हम लिमिटेशन की बात करेंगे, अभी हम लोग EIA के लिमिटेशन पे आएंगे ना कि EIA के लिमिटेशन क्या है, तो यही तमाम चीजें आती हैं कि ऑन पेपर जैसे हम लोग कहते हैं कि ग्रामीण स्वराज्य की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त देश की बात करते हैं, ठीक है, चाहते हैं कि हर व्यक्ति ईमानदारी से काम करे, लेकिन भारत में कितने % लोग ईमानदारी से काम करते हैं? तो एज पर रेगुलेशन, एज पर रूल कोई भी योजना गलत नहीं होती है। हर योजना का EIA अगर ईमानदारी के साथ लागू किया जाए, आपके गांव की सड़क बनी कि नहीं बनी और 3 महीने भी नहीं चली, जो बनने के पहले खराब थी उससे 4 गुना ज्यादा खराब हो गई, जबकि गवर्नमेंट ने पूरा एक आइडियल एस्टिमेट दे रखा है कि इतनी मोटी इसमें गिट्टी डाली जाएगी, फिर इतनी कंक्रीट डाली जाएगी, इसके ऊपर इतना डामर चलाया जाएगा, इतने बार रोलिंग की जाएगी, रोलिंग करने के बाद इंजीनियर आएगा, उसकी गुणवत्ता चेक करेगा, वो सर्टिफाई करेगा, उसका सर्टिफिकेट लग जाएगा, तो फिर जो है ठेकेदार को पेमेंट किया जाएगा और पूरी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और आपके गांव की सड़क 2 महीने से 3 महीना नहीं चल पाती है कि नहीं है? सर इसमें जैसे यस सर, जैसे हम कह रहे हैं सर, जैसे मान लीजिए कि मतलब जो आप बताएं EIA वाले में, तो सर इसका एग्जांपल हम इसमें दे सकते हैं कि मान लीजिए कि 6 लेन या 4 लेन जो भी बन रहा है, ये भी तो सर पर्यावरण कहीं ना कहीं सर प्रभावित कर रहा है। अगर मान लीजिए कि किसी मतलब बागीचे से या किसी भी अगर क्षेत्र से जा रहा है तो वहाँ के भी तो मतलब पर्यावरण को सर डिस्टर्ब कर रहा है ही, मतलब खेत को सर जैसे भी है। नहीं EIA नहीं, जब उसका EIA किया गया तो आपने देखा होगा राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में ग्रीन बेल्ट बनाई जाती है, आपने देखा होगा हर जो है ग्रीन बेल्ट बनाए, उसमें पौधे लगाए जाते हैं। और कभी आप नेशनल हाईवे से गुजरे हो तो आप देख रहे हो कि टैंकर पानी लेकर के सुबह शाम उसमें पानी डाला जाता है। यस सर, डाला जाता है नहीं जाता है? तो EIA का ही वो नतीजा है। अगर उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ होता तो शायद क्यों सरकार जो जिस व्यक्ति ने नेशनल हाईवे को बनाया, अगर वो पौधों को प्लांटेशन करेगा, उनको पानी देगा, तो उसका लागत उसकी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इन्वायरमेंट क्या बोलते हैं रोड को बनाने की। यस सर, यही है, यही एक्चुअली हमारी जो लाइबिलिटी है। हम क्रेडिट तो ले रहे हैं इन्वायरमेंट से, लेकिन हम अपनी लाइबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहे। वी आर नॉट फुलफिलिंग अवर लाइबिलिटी। इससे सर ग्रीन की समस्या भी समाप्त हो सकती है। हाँ बिल्कुल। जो भी अगर EIA की प्रोसेस को या EIA को कायदे से लागू किया जाए या लागू किया गया होता, लागू किया जाए, तो पर्यावरण की 90% समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। यस सर। और इसके लिए हमको नेशनल लेवल और इंटरनेशनल किसी भी लेवल पे जो है उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। चाहे वो अखिल भारतीय स्तर पे अगर नेशनल लेवल बात करें तो सरदार सरोवर परियोजना हो गई, टिहरी बांध डैम परियोजना हो गई, जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जहां पर नहरें खोदी गई, तमाम सारे जो उदाहरण हमको दिखाई पड़ते हैं। EIA तो किया गया, लेकिन EIA का जो
इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जो उसको लागू किया गया, वहां पे कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी ने अपना कमाल दिखा दिया, पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस था उसने अपना प्रभाव दिखा दिया। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिन पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब हम लिमिटेशन की बात करेंगे। यस सर। तो इतना समझेगा कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कितना जरूरी है। यस सर। चाहे वो भारत के लिए हो, चाहे उत्तर प्रदेश की किसी योजना के लिए हो, या इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा, यूएन के द्वारा कोई अगर योजना लागू की जाती है तो उसके EIA करना बहुत ही, उसके जो है पर्यावरणीय आदि प्रभाव का आकलन करना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल या कोई किसी को कंफ्यूजन? देखो, मैं इसको, इस टॉपिक को इसलिए समझा रहा हूँ कि मुझे पता है कि अगर आपने इसको समझा नहीं, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी MA किया है, मैंने भी इस टॉपिक को पढ़ा है, और होता ये कि बेटा जब हम किताब पढ़ते हैं तो मन मोर अंते चित मोर अंते, 90% मन तो, अब हम लोग के जमाने में तो फेसबुक व्हाट्सएप नहीं था, हर तीसरे मिनट पे आदमी अपना फोन उठाकर देखता है कि किसी ने मैसेज तो नहीं किया, फेसबुक पे किसी ने कमेंट तो नहीं किया। आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वो छोटा सा 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो 55 साल का बुढ़ा हो, सबके साथ यही है कि जो ये सोशल मीडिया का जो ये उसको नशा हो गया है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किताबें पढ़ना लगभग बंद कर दिया, और किताबें पढ़ते भी हैं तो आधा % मन तो हमारा कहीं और लगा हुआ है, आधा मन कि कहीं हमारे किसी दोस्त ने व्हाट्सएप तो नहीं किया। होता है कि नहीं होता है? हो सकता है कि जिन लोगों ने अपना माइक और क्या बोलते हैं अपना वो बंद करके रखा हो कि सर का काम है, मान लीजिए इनको पढ़ाने को मिला है तो ये तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, चलो इस बार इसी बहाने हम देख लेते हैं कि कैसा तो नहीं किसी दोस्त ने व्हाट्सएप पे कोई ऐसी चीज भेजी हो जो अगर हमने नहीं देखा तो हमारा बहुमूल्य नुकसान हो जाएगा। और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट तो होता ही रहेगा, हम पढ़ेंगे तब भी और नहीं पढ़ेंगे तब भी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो है इन्वायरमेंटल असेसमेंट के प्रोसेसेस हैं। जब आप क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा। पहला है साइट का सिलेक्शन, यानी जहां पर क्या बोलते हैं योजना को या प्लान को लागू किया जाना है, उस साइट का सिलेक्शन किया जाए। दूसरा प्रोसेस है कि वहां पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाए। तीसरा है कि उस पर जो भी फाइंडिंग्स आए उसके आधार पर उस क्षेत्र में या उस एरिया में इन्वायरमेंटल उस योजना को लगाने का, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए NOC अप्लाई किया जाए। NOC किसी ना किसी गवर्निंग बॉडी के पास मिलेगी। उसके बाद चाहे वो SPCB हो, स्टेट का हो या नेशनल का हो, वहां पर पब्लिक हियरिंग है, वहां पे पब्लिक का ओपिनियन लिया जाएगा, वो किया जाएगा। स्टेप 4 है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए एप्लीकेशन अप्लाई किया जाएगा। चौथे जो सबसे लास्ट है वो उस क्या बोलते हैं उस स्टेप में रिव्यू बाय इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी, जो उस गवर्निंग बॉडी की जो इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी है वो पूरे साइट को देखेगी, जो EIA की जो रिपोर्ट है उसको देखेगी, पब्लिक ओपिनियन क्या है उसको देखेगी, और इन तमाम चीजों के आधार पर जो गवर्नमेंट के विभिन्न प्रकार के जो संस्थाएं उन्होंने जो NOC दी है, जो क्लियरेंस दी है, उन सभी का अध्ययन करने के बाद ये फाइनली डिसीजन लेगी, फाइनली कंडक्ट करेगी कि उस क्षेत्र में उस योजना को एग्जीक्यूट किया जाना है कि नहीं किया जाना। ये 6 प्रोसेसेस हैं जिससे होकर के EIA के माध्यम से किसी प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंटल डायमेंशन इन प्लानिंग। ये है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रोसेस फ्लो, उसका जो असेसमेंट का जो प्रोसेस है और उसके आधार पे किसी प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। ये बात समझ में आ गई मेरी? यस सर। कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आई हो? देवान सिन्हा जी। सर हाँ, ये PPT भेजेंगे ना हम लोग को आप?
हाँ भेज देंगे, पीपीटी पीपीटी हम दे देंगे बेटा, लेकिन अभी समझ लो चीजों को, ठीक है। पीपीटी हम हाँ सर आपको समझ। पीडीएफ फॉर्म में भेज देंगे, परेशान मत होइए। यस सर, नहीं तो हाँ सर हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नहीं नहीं, हम आपको, आप आराम से पहले समझिए, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। यस जैसे ही क्लास यस खत्म सर। होगी आपके जो है गूगल क्लासरूम में इसका रिटन मटेरियल और पीपीटी आपको हम डाल देंगे, ठीक है। यस हाँ यस उसकी यस चिंता सर। बिल्कुल मत कीजिए। अभी आपका का पूरा एम्फेसिस, पूरा का पूरा ध्यान इस बात में होना चाहिए कि जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसमें से अगर कोई बात छूट गई, एक भी बच्चा अगर छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। टूटा। हाँ तो वो सुरक्षा चक्र टूटना नहीं चाहिए। अगर मैं मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ सर, तो ये स्टेप 4 में क्या है सर? सीबी एसपीसीबी, के। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अरेंज पब्लिक हियरिंग। एसपीसीबी और एनपीसीबी, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। आपको पता है कि नहीं पता, हर जिले में, ये जैसे यूपी में एक संस्था है यूपीसीबी, उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे, किस नदी में कितना कितना पॉल्यूशन हो रहा है, एयर कितना पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन कितना हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन कितना हो रहा है, हर चीज का डेटा अवेलेबल है। पता है आपको यूपीसीबी के बारे में? उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हर राज्य में एक एसपीसीबी होता है जिसको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोलते हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बोलें तो स्टेट का मतलब एक सॉवरेन कंट्री, और अगर हम भारत के बारे में बोले तो स्टेट का मतलब एक प्रोविंस, ठीक है। दैट इज अंडर रूल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एसपीसीबी जो है, जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो पब्लिक हियरिंग कराता है, जिसमें जो है जो लोग वहां पर वो प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो होते हैं, और जो पब्लिक के जो इन्वायरमेंटल लिस्ट होते हैं, जिनको जो बोलते हैं पर्यावरणविद, या जो उस प्रभाव के बारे में जिन्होंने स्टडी किया होता है, उसके चाहे वो बैड इम्पैक्ट के बारे में चाहे गुड इम्पैक्ट के बारे में, एक पब्लिक हियरिंग होती है। और उस पब्लिक हियरिंग में ये दोनों पक्षों को सुना जाता है, और दोनों पक्ष सुनने के बाद एसपीसीबी डिसाइड करता है, अपना एनओसी देता है, अपना क्लियरेंस देता है। और कुछ बढ़े आगे? सर, ये एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड क्या होता है सर, अप्रेजल कमेटी? एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, या तो उस योजना को एक्सेप्ट किया जाएगा कि इस क्षेत्र में इस योजना को लागू किया जाना है, या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी, रिव्यू और रिपोर्ट ऑफ एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी। जो एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, वो तमाम फैक्टों के अध्ययन के आधार पर डिसाइड करेगी कि उस क्षेत्र में उस योजना को इतना हानि हो रही है कि पर्यावरण को हम सस्टेन कर ले जाएंगे, और अगर इतनी ज्यादा हानि हो रही है कि पर्यावरण को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो उस आधार पर जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो तमाम 5 प्रोसेस तक जो बातें आई हैं, उसके आधार पर वो कमेटी क्या कर देगी, उसको रिफ्यूज कर देगी कि इस रीजन में इस चीज को लगाना नहीं है। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट कोई अगर शिवालिक हिमालय में लगाना चाहे, कहे कि नहीं हम लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा? यस अगर वो शिवालिक हिमालय की वहनीय क्षमता में होम्योस्टेसी के अंदर होगा और तमाम क्लियरेंस उसको मिलेगी एनओसी के लिए, तो उसको जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया। हाँ, वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मिल पाएगा ना सर इस तरीके। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होगा, प्लस वो उस क्लाइमेट के लिए है ही नहीं। वहां पे सिस्मिक सेंसिटिव जोन है वो। कल को मान लो 6 तीव्रता वाला भूकंप आ गया और न्यूक्लियर पावर प्लांट फट गया, जैसे जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान का कौन सा शहर में हुआ था? फुकुशिमा क्या बोलते हैं उसको तुम लोग? हिरोशिमा सर। हाँ हिरोशिमा सर। हाँ, हिरोशिमा। हिरोशिमा तो वहां पे तो बम गिराया गया था।
अभी 4 साल 5 साल पहले सुनामी आई थी तो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में दरार पड़ गई थी और रेडिएशन का खतरा हो गया। फ्यूसियामा नाम, क्या नाम था उसका? फ्यूसियामा सिटी। हाँ, मुझे अब थोड़ा सा तुम लोग करंट वगैरह पढ़ा करो, हमको लगता है सभी लोग तो इलाहाबाद रहते होंगे ना। यस सर। करंट पढ़ो बेटा, बगैर पढ़े काम चलेगा नहीं, क्योंकि जब मेंस लिखोगे और आपके पास उदाहरण नहीं होंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे मेंस में। आप बहुत सारे लोग इलाहाबाद में यही सोच करके चले गए ऐसा क्या कमी थी मेरे अंदर कि मुझे मुख्य परीक्षा में नंबर नहीं मिले। वो कभी समझ ही नहीं पाए कि हमने लिखा क्या। मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि ये खाने की थाली है, जितना बढ़िया सलाद, जितना बढ़िया रायता और जितना बढ़िया अचार रखोगे, खाने वाला उतना ही खुश होके जाएगा। और सब एक साथ मिला के दे दोगे, कहोगे अरे सर होता क्या है, सब पेट में जाकर मिल ही तो जाता है। दाल चावल रोटी सलाद अचार सब एक साथ मिला के दे दिया आदमी को, तो क्या लगेगा उसको? जिस दिन ये सीख जाओगे उस दिन सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक नहीं सीखोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। ये ब्रह्म वाक्य है, और ये ब्रह्म वाक्य आकाशवाणी से नहीं है, अनुभव से मैं बता रहा हूं। जितने लोग सफल हुए हैं सबसे आप पूछोगे तो यही बताएगा, हर एक व्यक्ति बताएगा कि जब तक खुद क्रिएट नहीं करोगे चीजों को, आधार आपकी किताब होनी चाहिए लेकिन उदाहरण आपके आसपास के होने चाहिए, आपके करंट के उदाहरण होने चाहिए, स्तरीय उदाहरण होने चाहिए। नहीं पता लगा अपने गांव के जो है कुएं और तालाब की कहानी लिखने लगोगे तो सर हम तो बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे थे। ठीक है, तो ये 6 प्रोसेसेस हैं जिनके आधार पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को कंडक्ट किया जाता है, प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये एक फ्लो चार्ट है, जनरलाइज है, पूरा का पूरा एक पूरी प्रोसेस है। जो बातें वहां 6 की गई थी उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, ये भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, मैंने भी कहीं ना कहीं से डाउनलोड किया है, तो कोई विशेष इसमें ऐसी बात नहीं है। अब जो हम लोग लिमिटेशन की बात कर रहे थे, हम लोग लिमिटेशन पे बात कर ले और आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है EIA की, आप लोग बताओ। बताओ भाई। और इसी के साथ आज की जो है राम कथा का अंत हो जाएगा। सर क्या इसके कमी है? लिमिटेशन पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ज्यादा काम करता होगा सर। सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो लिखी नहीं गई है यस वो है पैसे का इन्फ्लुएंस। है कि नहीं है? यस जो कमेटी के लोग आए, आप कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसने कमेटी के मेंबर्स को क्या किया, गले तक पैसे से भर दिया। यस चाहे भले वहां की जो है अगर कोई नदी है और नदी में कोई स्पेशल मछली की स्पीसीज पाई जा रही है और वहां पे वो प्लांट लगेगा तो उसका जो कचरा जाएगा और कचरा जाने के बाद उस नदी की चीज को खत्म होना ही होना है। तो प्रोफेसर साहब और साइंटिस्ट साहब को इससे मतलब नहीं है चाहे नदी की मछली खत्म हो जाए और चाहे नदी खत्म हो जाए, अगर उनको पैसा मिल गया तो सब कुछ क्लियरेंस ओके है। और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम आम जनता की बात करते हैं, हम लोग इतना पढ़े लिखे, आपको यही नहीं पता है, आप कितने लोगों को पता था कि उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नाम की कोई संस्था है जो पॉल्यूशन संबंधी जितने भी डेटा को जो है
क्या करती है? कलेक्ट करती है और उनको पब्लिश करती है। कितने लोगों को पता था? सब पता था। एक लोगों को पता, आयुषी को पता था। और कौन किसको पता था? कभी देखा है लखनऊ इलाहाबाद में गंगा के पोल्यूशन का जो डेटा कभी देखा है आपने? यस अभी देखा प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट के लिए देखा, ठीक है, चलो आप प्रोजेक्ट कर रहे तो आपने देखा। तो होता ही है कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो उस चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, एक प्रोफेसर को, इन्वायरमेंटलिस्ट को तो पता हो सकता है। जैसे आपको पता है कि गांवों में तालाब खत्म हो रहे हैं। आपने देखा आपके आसपास, कभी हम लोग जो छोटे थे तो हर गांव के बाहर 2 या 3 तालाब हुआ करते थे, पानी भरा रहता था। और उस पानी की वजह से गांव का पूरा वाटर लेवल जो है क्या होता था, बिल्कुल फुलफिल होता था पानी से। आज कंडीशन ये है कि तालाबों को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। हर जगह जो है लोगों ने तालाबों को पाट कर या तो अपना खेत बना लिया है, या घर के पीछे तालाब था तो उसको पाट करके अपने घर का विस्तार कर दिया। पूरी वाटर बॉडीज को खत्म कर दिया गया। आपने इस चीज को महसूस किया है गांवों में? और इसका कितना बड़ा प्रभाव जो है हमारे पर्यावरण पे पड़ने जा रहा है। हमारे आसपास की चीजें आपको ये समझना पड़ेगा। हमने तालाब खत्म कर दिए, हमने छोटे छोटे कुएं आपने देखा है? अब तो हम लोगों ने तो भला कुएं देखा है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो कल्पना करेगी कि हाँ, कुआं नाम की कोई चीज हुआ करती थी। और वो कुआं क्या करता था, जो वाटर, हमारा जो भूमिगत जल संसाधन होता था उसको साफ रखता था बिल्कुल। उसी के माध्यम से वाटर रिचार्ज भी हुआ करता था। हमने कुएं खत्म कर दिए, सब कुएं पाट दिए गए, सब तालाब पाट दिए गए। जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं या जिनको पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे जो हम काम कर रहे हैं उससे हमारे इन्वायरमेंटल, हमारे आसपास के पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उनको लग रहा है हम तो अपने घर बढ़ा दिए, हमने अपने घर का 2 कमरा बढ़ा लिया। उनको पता नहीं कि हमने अपने आने वाली 2 पीढ़ी का जीवन कम कर दिया। हम 2 लाख की जमीन बचाने के चक्कर में हमने आने वाले करोड़ों रुपए के पानी को बर्बाद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, जानकारी का अभाव। और ऐसा है क्योंकि हमारे यहाँ पर्यावरण जागरूकता या EIA की कॉन्सेप्ट बिल्कुल भारत में है ही नहीं। खूब अंधाधुंध फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो रहा है खेतों में। गेहूं में ग्रेन की मात्रा कम, फर्टिलाइजर और यूरिया, पोटास और NPK की मात्रा ज्यादा है। खूब ढेर सारा, आप अगर पालक का खेत से लेकर के आते हैं तो बगैर अच्छे से धुले उसको आप खा नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा इंसेक्टिसाइड डाला गया है, इतना ज्यादा इंसेक्टिसाइड डाला गया कि अगर आप फूड चेन में गया तो आपको तमाम सारी समस्याएं होंगी। तो इन तब सभी चीजों का EIA होना बहुत जरूरी है। पर्यावरणीय, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ब्यूरोक्रेसी का इन्फ्लुएंस है, कैपिटलिस्ट का, जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका इन्फ्लुएंस है। और पूरी की पूरी जो विकास की प्रक्रिया है सिर्फ और सिर्फ हमारे पर्यावरण को नष्ट करने के लिए। ऐसी स्थिति में सब हमारे सामने चीजें आ रही हैं। आपको पता है कि पिछले 10 सालों से मैं खुद देख रहा हूं कि मानसून बिल्कुल, चाहे जितना वैज्ञानिक भविष्यवाणी करे, मानसून डिस्टर्ब होना ही होना है। अगर कहेंगे अच्छा पानी बरसात होगी तो बरसात होनी ही नहीं। जिन दिनों बरसात नहीं होती थी वहां पे बरसात हो रही है। तो तमाम सारी जो है पर्यावरणीय समस्याएं, चाहे वो मैक्रो लेवल पे हो, चाहे माइक्रो लेवल पे हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे वर्ल्ड लेवल पे हो, ये सब आ रही है। और इन सभी का दुष्परिणाम ये हो रहा है कि आने वाली जो हमारी ह्यूमन रेस है, अब संकट ह्यूमन रेस के ऊपर आ रहा है। मैं आपको 2 फिल्मों के नाम बताऊंगा, इसको देखिएगा जरूर। एक है फिल्म का नाम द डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद हिंदी में है, और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई है, इसको देखिएगा आप। और दूसरी मूवी है, उस मूवी का नाम है कोर, द कोर। देखिए किसी ने? इन 2 मूवीज को जब भी आपको समय मिले देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हम जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं हमारी पृथ्वी के पर्यावरण पे, उसका कितना बैक इम्पैक्ट होने जा रहा है। हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाले नस्लें, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और एक प्रकार से हम मानव जाति
को खत्म करने की दहलीज पे खड़े हो गए। तो मुझे लगता है हम लोग 60-70 मिनट हो गया, क्योंकि मुझे दिखा रहा है कि 8-9 मिनट बचा है। तो आज EIA में इतना ही। मैं ये स्लाइड भी डाल दूंगा और आपको जो है इंग्लिश में भी रिटन मटेरियल डाल दूंगा, हिंदी में भी डाल दूंगा। आगे जब भी हमको समय मिलेगा, कल थोड़ा सा मैं बिजी रहूंगा, जब भी हमको समय मिलेगा हम लोग लियोपाल्ड मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। EIA जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसी का एक स्पेसिफिक मेथड है जिसे लियोपाल्ड महोदय ने डेवलप किया था। उन्हीं के नाम के आधार पर उसको जो है लियोपाल्ड मैट्रिक्स बोला जाता है। और अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं उसका मैटर भी आपके गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा। आप गूगल क्लासरूम को जरूर इंटरेक्ट कीजिए, बहुत अच्छा इंटरफेस है। टेक्नोलॉजी का जितना बढ़िया इस्तेमाल करोगे उतना अच्छा आप गेन कर सकते हो। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो मैं फिर आज की क्लास का यहीं पे द एंड करता हूँ। किसी को कुछ पूछना है? अभी 5 मिनट है हमारे पास। सर कमियां सर इसकी क्या है सर, थोड़ा सा एक बार फिर से सर देख सीक्वेंस में सर थोड़ा सा कमियां देखिए आपके सामने स्लाइड दिखाई पड़ रही है। पहला है नियमों के उल्लंघन की संभावना को बढ़ावा देता है, क्योंकि रूल्स बनाए गए हैं और रूल्स को फॉलो किया जाएगा। तो अगर वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो योजना को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और उस रिजेक्शन से बचने के लिए तमाम तरह के संसाधन जो है कंपनीज इस्तेमाल करती है, या जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो करती है। दूसरा, ये सरकार को तो मजबूत करता है लेकिन जनता को कमजोर करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जल जंगल जमीन की लड़ाई हो रही है हमारे देश में, और जो लोग अपनी जल जंगल जमीन को बढ़ा रहे हैं उनको माओवादी और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। तो सरकारें तो जो है, क्योंकि सरकार को अगर डेवलपमेंटल प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो सरकार को संसाधन मिलेगा, मजबूती आएगी। लेकिन उससे होता है कि जो आम जनमानस है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई विकास की योजना कहीं पर एग्जीक्यूट की जाती है तो वहां के रहने वालों को उसका प्रॉफिट नहीं मिलता। बाहर के लोग उसका लाभ उठा ले जाते हैं, लेकिन वहां के लोग उसको जो है उसका फायदा नहीं मिलता है। चाहे वो टाटा नगर की बात कर लीजिए, भारत के जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं आप उनका अगर अध्ययन करें तो वहां के लोकल जो लोग थे उनको उसका फायदा नहीं मिला, जबकि बाहर से आने वाले लोगों का उसका फायदा मिला। जो रणनीतिक योजना है जो डिफेंस से संबंधित है, जो कि EIA से बाहर रखी गई है, अगर हमको कोई प्लान एग्जीक्यूट कराना है और सरकार चाहेगी तो उसको उस EIA से बाहर रख देगी, स्पेशल कैटेगरी बना देगी, और स्पेशली कैटेगरी बना देगी तो उसका EIS होना ही नहीं है। अगर होगा भी तो उसको जो है ओवरराइड करके उस परियोजना को मंजूरी दे दी जाएगी। और चौथा है कि कई सारी परियोजनाएं जो पर्यावरण को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन उनका नाम सूची वही जो पहली बात हमने कही, सरकार को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, FDI चाहिए, और फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है तो चाहे भले हमारी जल जंगल जमीन को खा जाए, उससे मतलब नहीं है। सरकार के लोगों को धन मिल गया, और आम आदमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ना है, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ना है, उससे कोई मतलब नहीं है। और बहुत सारी परिवार जो योजनाएं लागू गई उनका ऐसा प्रभाव पड़ा। फिर देखा गया है कि जो लोग EIA में डाले गए हैं वो एक्सपर्ट पैनल नहीं है। मान लीजिए किसी सोशलॉजिस्ट को जो है EIA में डाल दिया गया, तो उसको तो सोशल सेक्टर बारे में पता है, उसको ये नहीं पता कि पर्यावरण का प्रभाव क्या होगा, बायोलॉजी पे क्या प्रभाव होगा, वहां के प्लांट पर क्या प्रभाव होगा, जूलॉजी पे क्या प्रभाव होगा, मिट्टी पर क्या प्रभाव होगा, हवा पे क्या प्रभाव होगा। तो एक्सपर्ट को पैनल को नहीं डाला जाता है, और इसलिए नहीं डाला जाता है कि जब उनको नॉलेज ही नहीं होगा तो रिपोर्ट कहाँ से बनाएंगे। और तीसरा है कि जनता की राय को कोई महत्व नहीं देती सरकार, केवल कहने की बातें होती हैं। मन की बात हर आदमी करता है, लेकिन जनता की राय को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। सरकार को जो डिसीजन लेना होता है वही लेती है। और सबसे लास्ट में यह है कि कई बार रिपोर्टों में आधा अधूरा झूठा तथ्य प्रस्तुत किया जाता है जो वास्तविकता से परे होता है, और इस आधार पे कहा जाता है कि जो EIA है, इन कमियों को अगर दूर कर दिया जाए तो EIA को बहुत बेहतर किया जा सकता है। बात समझ आ गई मेरी? यस सर। मैं आज का लेक्चर और दो लेक्चर हो गए हैं, ठीक है। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं इसको, मेरा YouTube चैनल है मेरे कॉलेज का, मैं उस पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो दोबारा भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और किसी को कुछ पूछना हो तो केवल 1 मिनट बचा है। सर हाँ बोलो बताओ।
सर मन की बात जो आता था प्रसारण वो बंद क्यों हो गया सर? नहीं आ रहा है भाई, किसने कहा मन की बात बंद हो गया? नहीं सर, अब तो नहीं सुनने में आता है। नहीं नहीं आ रहा है, आप नहीं सुनते, ये आपकी कमी है। अच्छा। हाँ, मन की बात वो भी डालिए गूगल पे, मन की बात ऑल इंडिया रेडियो, आपको तुरंत मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र के नाम उद्बोधन है, मन की बात आ रहा यस है। सर। वो मैंने एक उदाहरण दिया था, उसको वैसे मत लीजिएगा भाई। नहीं नहीं सर हम भी ऐसा पूछ रहे सर। सर एक बात अगर हम कह सकते हैं सर फाइनल में सर कि मतलब ये कराने का कोई मतलब नहीं, सरकार जो चाहेगी वो अपने हिसाब से करेगी, कोई औपचारिकता पूरी नहीं, करानी ऐसा नहीं है, उसको। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं है, मतलब है। बहुत सारे प्लान्स ऐसे थे जिन्हें एग्जीक्यूट नहीं किया गया। अब सवाल ये है कि जिस कमेटी को वहां पे रखा गया, उस कमेटी ने अपनी फाइंडिंग कितनी मजबूत दी। अगर क्लियरेंस Yes, sir. कमेटी ने, जो कमेटी वहां बनाई गई है, उसने अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। बहुत सारे Yes, sir. उदाहरण है कि EIA के आधार पर प्लान को या तो उस लेवल तक मॉडिफाई किया गया है, या प्लान को वहां पर लागू ही नहीं किया गया। इसमें बहुत सर सारे थियरी वाला सर एग्जांपल हो सकता है सर थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से बीच में रोका गया था। नहीं, टिहरी का सस्टेनेबल